हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट पर। और दूसरा सेशन जो है खत्म हो चुका है और अब जो है 310 पर 5 आउट हो चुके हैं भरत और जडेजा ने बारी संभाली हुई है और जडेजा काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। जैक लीच को भी निकल के छक्का मारा। जडेजा का अब बहुत बहुत टाइम बाद आके थोड़ा सा जडेजा जिस तरीके से बैटिंग करते हैं वैसे बैटिंग करते हुए दिखे, वरना बिल्कुल ही वाइट बॉल क्रिकेट में तो ऐसा लग रहा है कि जडेजा बिल्कुल ही यूजलेस हो गए थे बैट के साथ और परेशान से ज़्यादा दिखते थे, रन उतने आ नहीं रहे थे। लेकिन अभी जिस तरीके की इनिंग खेल रहे हैं जडेजा, नॉट आउट है 46 रन पे और अभी तक भरत थोड़ा सा डिफेंसिव ही खेल रहे हैं 41 बॉल्स पे 9 रन पर। अच्छा ठीक है, अभी ज़रूरी है कि जो लास्ट सेशन है यहाँ पर लंबा खेलना है और इसमें थोड़ा सा एक्सटेंडेड सेशन ही है, बड़ा सेशन होता है लास्ट वाला, तो यहाँ पर जितने ज़्यादा रन आएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अगर मैं बात करूँ यार, केएल राहुल ऑलमोस्ट वो अपनी सेंचुरी करके, तो पता नहीं क्या हो जाता है एकदम से जब हम कोई बड़ा स्कोर करने वाले होते हैं, तो ये वाला जो मतलब अभी अप्रोच है इंडिया का कि एक आध एरियल शॉट खेल के जो आउट हो जा रहे हैं, मतलब 14 रन और बच गए थे, वो भी हाफ ट्रैकर ही थी अगर मैं बात करूं, हार्टली की बॉल। अच्छा, ये जो रेहान अहमद का बड़ा शोर मच रहा था, 2 टके का ये बॉलर नहीं है, मैं बताता हूँ। सिली जो है, अब देखो बेन स्टोक्स को कितने आप क्रिटिसाइज कर लो, ठीक है, उसने पूरी सपोर्टिव जितनी फील्डिंग हो सकती थी, जितना उसका मोरली सपोर्ट हो, मेंटल सपोर्ट हो, सारा उसने दिया, ठीक है। अब वो सिली मिडाउन का फील्डर जो था उसने लगाया हुआ था केएल राहुल के लिए। उसके बाद उसने बेन स्टोक्स ने इसलिए दिया था गुड लेंथ पे डालेगा और शायद वहां से कैचिंग का कोई चांस बने। भाई साहब ने हाफ ट्रैकर डाल के एक तो पहले मुंह पे डाल दी और फिर एक हाफ ट्रैकर डाल के छक्का खा लिया। शेष अय्यर जो है फिर से लालच में आ गए और बड़ा लंबा छक्का मारने के चक्कर में थे और वहीं से रेहान अहमद को जो है वो एक विकेट मिल गई। ज़बरदस्ती की शेष अय्यर ने भी विकेट दी, क्योंकि अभी जब बात कर रहे थे आकाश चोपड़ा और अनिल कुंबले, तो वो भी ये बात कर रहे थे कि यार ये वाइट बॉल क्रिकेट की जो सारी पैदावार है, इनके बस की 4 बॉलें एक जगह पे टिकाना नहीं है। हर दूसरी तीसरी बॉल के बाद इनको लगता है कुछ अलग करना पड़ेगा और गुगली डालते हुए दिखा, मतलब बिल्कुल भी बंदे के पास कंट्रोल नहीं है उसी तरीके से। अच्छा, सबसे ज़्यादा पहले हमें लग रहा था कि रन ज़्यादा पड़ रहे हैं उसको, ठीक है, मतलब अभी तक टॉम हार्टली को ज़्यादा रन पड़े, लेकिन इस रेहान अहमद ने भी अच्छे खासे रन दे दिए। 15.3 ओवर में भाई साहब ने 78 रन दिए हैं। और अब जो इकोनॉमी के हिसाब से अगर मैं देखूँ रन किसने ज़्यादा दे दिए हैं, तो वो 4.99 के रन रेट के हिसाब से वो अब रेहान अहमद दे चुका और एक विकेट उसने लिया है। टॉम हार्टली को बस वही एक किस्मत की 2 विकेटें मिल गई हैं, क्योंकि केएल राहुल भी हाफ ट्रैकर ही थे, मतलब पहुंच गए थे अच्छा खासा, लेकिन वही कि टॉप एज लग के वो खड़ी हो गई। थोड़ा सा फोर्स और होता तो शायद छक्का ही हो जाता और वेल डिजर्विंग 100 होती है यार केएल राहुल की, क्योंकि इतना क्रिटिसिज्म होता है। और उसके बाद जब तक आउट नहीं हुआ केएल राहुल भाई, जब तक तो स्वीप भी खेला उसने, ठीक है, बैक लेग क्लियर करके जो सामने भी उसने मारा एक रेहान अहमद को, सामने भी छक्का मारा, तो ओवरऑल मतलब ड्राइव्स भी हमें देखने के लिए मिली केएल राहुल की इस इनिंग में। चाहे वो मार्क वुड हो, पेस के अगेंस्ट भी अगर उसे ट्राई करा है वेन स्टोक्स ने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है केएल राहुल को। और केएल राहुल मतलब अब तक जो सवाल उठते हैं भाई केएल राहुल के ऊपर कि तू कब करके देगा, तू सारी फिल्में ले जाता है और कोई मतलब परफॉर्मेंस निकल के आती, तो अब केएल राहुल ने कहीं ना कहीं प्रूव करा है कि अगर रोहित विराट के आउट होने के बाद नीचे मिडिल ऑर्डर में एक स्ट्रॉन्ग बैटर जो चाहिए था इंडिया को, वो केएल राहुल बन के निकल रहे हैं। और शेष अय्यर का ये है कि थोड़ा सा लंबा खेलते तो अच्छा आता है, लेकिन जब आप देख लो शेष अय्यर के साथ के कॉलर खड़े हैं तो मुश्किल हो जाता है शेष अय्यर के साथ पिच पे टिकना। हालांकि यार मतलब जब तक अगर वो शॉट कनेक्ट हो जाता तो वो छक्का भी था, लेकिन अब जब जो ये इनकी एवरेज सी बॉलिंग है ना इंग्लैंड की, आपको कहीं ना कहीं लगता तो है कि मारो, निकल के मारो या फिर दे के मारो, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अगर लंबा खेलता है श्रेयस अय्यर तो उसका भी एक 100 आ जाता, क्योंकि क्रिटिसिज्म तो अभी श्रेयस अय्यर के ऊपर भी है। पिछली ये जो साउथ अफ्रीका का टूर था उसमें भी बहुत ज़्यादा 30-35 कुछ रन तो आ रहे थे, लेकिन बड़े रन तो जो है श्रेयस अय्यर ने भी नहीं करे हुए। बाकी अगर हम बात कर ले तो जैक लीच को भी बॉलिंग करवाई है। अच्छा, एक तो बेन स्टोक्स का कोई सेट पैटर्न नहीं है फील्ड सेटिंग का, कभी भी कुछ भी कहीं पे भी लगा देता है, ठीक है। हालांकि ये अगर जो रूट ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी है, पेस भी खींचा है, एक लेंथ पे भी डाला है। अब जब से ये पार्टनरशिप लगी है ना, थोड़ा सा रनों पे अगर मैं बात करूँ, थोड़े से तो रन रुके हैं जब से ये पार्टनरशिप अब स्टार्ट हुई है भारत के बीच और जडेजा के बीच में लगती हुई। हालांकि जडेजा का अभी भी अपना क्लियर अप्रोच है कि अगर मुझे दिख रही है मारने के लिए तो मैं मारूंगा। और अच्छा है यार, जडेजा का भी 100 आ जाए, मतलब काफ़ी अच्छी बॉल से भी 3 विकेटें ले चुका है और मैन ऑफ द मैच ही जीत जाएगा जडेजा, कौन सी बड़ी बात है। देखो बैटिंग तो जडेजा के पास है, अभी भी बैटिंग है अपने पास, क्योंकि अक्षय पटेल ने आना है और अक्षय पटेल को मैं जडेजा से कम कहीं भी नहीं मानता। मुझे लगता है कि इन कंडीशंस के पास
जो जडेजा छक्के निकल के मार सकता है तो अक्षर भी मार सकता है भाई। अक्षर के पास अच्छी खासी टाइमिंग है। स्पिन के अगेंस्ट तो उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो तो क्वालिटी बॉलर्स के अगेंस्ट रन बनाए थे। नेथन लायन भी था, मैथ्यू कूनेमैन नया ही था, लेकिन फिर भी यार मतलब बॉलिंग उसने बुरी नहीं करी थी। मतलब इस तरीके की बॉलिंग नहीं कर रहा था वो ये रेहान अहमद और ये अपना टॉम हार्टली की तरह के चार दो एक जगह डाल दी, दो एक जगह डाल दी, एक पैर पर डाल के चौका खा लिया, तो वो सारी चीज़ नहीं दिखती। मतलब एक तो बेन स्टोक्स भी क्या कर ले जब इतना इनएक्सपीरियंस अटैक हो और जिसको पता ही ना हो कि रेड बॉल क्रिकेट में बॉलिंग कैसे करनी होती है। अभी ठीक है, बैटिंग में अभी ये दो बैट्समैन है और उसके बाद अश्विन भी कर लेते हैं। अश्विन के नाम के साथ 100 तो है ही, मतलब 500 बना चुके हैं रविचंद्रन अश्विन। और बॉलिंग के अलावा बैटिंग से भी वेस्ट इंडीज़ में मेरे को याद आता है लास्ट टाइम बस रिद्धिमान साहा के साथ उनकी एक पार्टनरशिप लगी थी, वो 100 मेरे को याद है। और बाकी सिडनी में जो सिडनी के अंदर हाँ जो मैच ड्रॉ हुआ था तो वहाँ पर भी बड़ा रोल था। अगर मैं बात करूँ अश्विन का हनुमा विहारी के साथ, तो वो सारी बातें हैं। इस सेशन के अंदर जो है 27 ओवर डले हैं, 88 रन आए हैं। ये एंड में जो केएल राहुल की विकेट गिर गई उस वजह से चीज़ें जो है स्लो डाउन हुई है, वरना अगर खेलता रहता केएल राहुल तो कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ पर भी हम 100 रन समथिंग कर लेते। सेशन के अंदर भी 3.25 के अगर मैं बात करूँ रन रेट से विकेट आई है। 2 विकेट गिरी है, शेष अय्यर की गिरी है, केएल राहुल की गिरी है। अब ये है कि अब बेन स्टोक्स को भी पता है अब यहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। हाँ अगर कोई चांस हम ही बना दे तो अलग बात है। बाकी अब ना तो इंग्लैंड की बॉलिंग में उतनी ताकत है कि वो बहुत ज़्यादा एकदम से आके विकेटें गिरवा दे, और एक बार वो 100 रन की जो लीड हमारे पास आ जाएगी तो इंडिया काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएगा। और आई थिंक यहाँ से भी कम से कम इंडिया 400-420 तक तो देख ही रहा होगा कि एटलीस्ट वहाँ तक तो हम जाए, क्योंकि 310 हो गए हैं। 100-110 रन, 5 विकेटें, इतना तो एटलीस्ट देख ही रहा होगा इंडिया कि यार इतने रन तो हम स्कोर करें। और जहाँ वो 160-70 की लीड आ जाती है तो वो इनफ सी लीड हो जाती है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड जो है, स्पेशली अब रोहित शर्मा को पता चल गया कि इनका अप्रोच तो है लेकिन इनके पास वो स्किल नहीं है वो एग्जीक्यूट करने वाला, जो आपको एग्जीक्यूट करते हुए दिखे। क्योंकि एक चीज़ होती है आपकी सोच, एक होता है आपके पास एग्जीक्यूशन की स्किल, वो नहीं है रोहित शर्मा। कप्तान आप जैसा मर्जी उन्हें बोल लो, लेकिन रोहित शर्मा जो है बहुत ज़्यादा फील्ड के ऊपर आपको एक्टिव ना भी नजर आए, लेकिन उनकी फील्ड सेटिंग एक बार जब उन्हें पता चल जाता है तो है बड़े शार्प कप्तान रोहित शर्मा भी। और रोहित शर्मा ने भी अपना यार 100 मिस करा, मैं तो कहूँगा। केएल राहुल का भी 100 नहीं आया, मुझे तो लग रहा था कि रोहित का भी 100 ही आ जाता। देखो रोहित के साथ ये नहीं, रोहित 20-25 पे खेल रहा था। अगर रोहित अच्छा लग रहा है ना खेलते हुए, मतलब उसका फ्रंट लेग भी क्लियर हो रहा है, उसका रनिंग बिटवीन द विकेट पे भी ठीक लग रहा है, और मतलब ये कह लो मतलब स्वीप शॉट जब वो खेल रहा था, मतलब ऐसा है, मतलब ये वो सारे साइंस है कि रोहित शर्मा बड़ा स्कोर जो है कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये है कि वो तो सुबह चलो जो है जायसवाल की सुबह सुबह विकेट गिर गई, होता है जब बैट्समैन दोबारा से सेट होना होता है, दोबारा से आपको इनिंग स्टार्ट करनी होती है, तो वहाँ पर जब आप दोबारा आते हो तो विकेट गिर जाती है। लेकिन ये है कि अभी भी बहुत सारे जो लोग सोच रहे हैं कि बेस्ट बॉल जो है इस मैच में हारने के बाद खत्म हो जाएगा इंडिया के अंदर, तो मुझे लगता है कि अभी भी मतलब बेन स्टोक्स को सिर्फ ये ज़रूरत है कि इन बॉलर्स को कैसे यूटिलाइज करना है। बट क्या करेगा भाई वो बंदा भी, जब स्पिनिंग ट्रैक्स ही बनने हैं तो कितना ही आप इनसे यूटिलाइज कर लोगे। स्पेशली यार जैक लीच भी ना बहुत ज़्यादा उसकी भी टर्न नहीं हो रही। अब तक सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव बॉलर इंग्लैंड की तरफ से कोई देखने के लिए मिला है तो वो जो रूट ही मिला है मेरे को भी, क्योंकि वो उसकी बॉल में वो क्लासिक ऑफ स्पिनर वाला पार्ट कम से कम वो दिख रहा है। और बेन स्टोक्स ने मतलब बड़ा भरोसा भी है बेन स्टोक्स का जो रूट के ऊपर। उस मेरे ख्याल से कल अगर देता वो बॉल तो शायद एक आध विकेट जो जायसवाल की आज सुबह मिली है तो शायद वो इंग्लैंड को कल मिल जाती, तो वो चीज़ें इंग्लैंड के लिए बदल जाती। अभी यार मेरे हिसाब से भारत को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी जडेजा को स्ट्राइक देता रहे, बहुत ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश ना करे। हाँ लंबा खेले, एंड में जब सिराज आएंगे बुमराह आएंगे उनके साथ अगर भारत टिकता है वहाँ तक, तो वहाँ से अटैक करना जो भी है उसके ऊपर वो सारी बातें। अभी तो ना तो तू सेटल, तो भारत ना थोड़ा सा एक ऐसा सा लगता है कि टेलेंडर टाइप खेल रहा हो, कॉन्फिडेंस नहीं दिखता उसके स्ट्रोक मेकिंग में या फिर डिफेंस में भी। तो इसलिए अच्छा है कि अभी थोड़ी देर और पिच को समझ ले नेचर। वैसे तो 41 बॉलें बहुत होती है, बात तेरे बस की अभी भी नहीं हो रहा, तो तू और खेल ले भाई। जडेजा को स्ट्राइक दे, जडेजा अभी भी ठीक दिख रहा है भाई। जडेजा वो सेलिब्रेशन आने वाला है, सो वॉरियर स्टाइल सेलिब्रेशन जडेजा का भी निकलेगा, 50 हो जाएगा जडेजा का। उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है प्रिपेयर रहता है जडेजा कि ये वाला सेलिब्रेशन करना बढ़िया भी होता है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो पिच अच्छी दिख रही है। स्पिनर्स की देखो, अब तुम्हारे पास स्पिनर्स ही नहीं है, वहाँ से स्पिन करा ही नहीं पा रहे, तो फिर वो वाला पॉइंट है ना कि आप डोमिनेट भी कैसे करोगे, क्योंकि
ऑस्ट्रेलिया ने फिर भी उनके पास स्पिनर थे। जो लास्ट सीरीज हुई थी तो वहाँ पे नेथन लायन और पुणे मैन हो गया, तो इन लोगों ने एक आध दो कुछ ओवर्स हाइड को भी पकड़ाए थे, लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि उनका थोड़ा सा सुपीरियर अटैक था, उनकी स्ट्रेटेजी थोड़ी अच्छी थी, तो वहाँ पर वो एक मैच हराया भी था इंडिया को, उसके बाद एक मैच ड्रॉ भी हुआ, तो वो सारी चीज़ें थी जहाँ पर एक टाइम पे लग रहा था कि 4-0 होगा, 2-1 से वो सीरीज जो थी इंडिया ने अपने नाम करी। तो वो वाला सीरीज थोड़ा सा और टफ था। ये मुझे लग रहा है कि बैटिंग में तो आपको बेसबॉल देखने के लिए मिल जाएगा यार, लेकिन बॉलिंग में तो एट द एंड एज सच कोई अप्रोच नया नहीं होता। बॉलिंग में तो वही है कि आपको टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर एक ही जगह पे बॉलिंग करनी है, करते रहना और फिर वहाँ से सेटअप करके आप आउट करोगे। लेकिन ये रेहान अहमद और ये जैक हार्टली वाटली क्या सेटअप करके आउट करेंगे भाई? इनसे 4 जगह पर 4 बॉलें एक जगह पर पड़ेगी, जब तो बात है इनकी हर 4 बॉलें 4 जगह पर पड़ती है। ज़्यादातर ये लोग, मैंने इसको देखा भाई रेहान अहमद को कसम से, 2 बॉलें ये अच्छी डालता हो, उसके बाद ड्राइव वाली बॉल फ्लिक करके चौका ले ले, उसके बाद तो निकल के छक्का मार ले। मतलब ये सारी बॉलें, फिर इनका एटीट्यूड देखा करो कि यार शेन वॉर्न से कम अपने आप को ये कम ये समझते हो ये लोग अपने आप को। तो ओवरऑल या मेरे को लगता है अब इंग्लैंड में यहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ वापसी कर पाएगा। मुझे लगता है कि अब यहाँ से ये मैच डन एंड डस्टेड है। अगर इंडिया खुद से कुछ बेवकूफ़ी ना करे, अभी आते ही ये 2 विकेट कर दिया तो अलग बात है, वरना यहाँ से 50-60 रन की इनकी और पार्टनरशिप लगती है तो मैच वहाँ से ख़त्म ही हो जाएगा। क्योंकि आके भी मतलब इन लोगों ने जिस तरीके से बैटिंग करा, अप्लाई नहीं करा, तो मुझे नहीं लगता कि अगर अप्लाई करेगी इंग्लैंड तो ही रन बना पाएगी यहाँ पे। क्योंकि जैसे भी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी वही होता कि एक सेशन के अंदर निपट गई, वो भी आए उल्टे टेढ़े कुहाड़े चलाने के लिए जो है लगे, और रिवर्स स्वीप भी लग रही है, स्वीप भी लग रही है, लेकिन सीधे बल्ले से किसी ने खेला नहीं। जो रूटीन के टीम के अंदर एकमात्र प्लेयर है जो कि सीधे बल्ले से थोड़ा बहुत खेलता है, बाकी तो सारे इनके स्वीप मारने वाले, रिवर्स स्वीप मारने वाले। बेन स्टोक्स भी है, बेन फोक्स जो है वो कहीं ना कहीं एक वो प्लेयर हो सकता है जो कि एक इंपॉर्टेंट इनिंग खेल दे इंग्लैंड के लिए। बाकी तो इनकी बैटिंग में जैक क्रॉली को भी, उसको भी वो हरी घासों पे वो ड्यूक्स की बॉल के साथ ड्राइव्स मारना, पुल मारना, वो सारी चीज़ें पसंद है। स्पिन में इनका कोई खासा वो नहीं है न, वो ओली पोप भी बस उसका ये है कि 1 ऑड इनिंग में उसको बाप बनाया था, पड़ोसी ने बाप बनाया था, उसने पाकिस्तान ने अपना बाप बनाया था ओली पोप को। 268 रन जो है उसी के अगेंस्ट मारे हैं ओली पोप ने, और वहाँ से उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थोड़े बहुत रन आ गए। एक जो हमारी जो सीरीज हुई थी 2021 में, हमारे अगेंस्ट भी इसने थोड़े बहुत रन करे थे, वो एक ब्रीफ सी इनिंग आई थी इसकी, वो भी ठीक थी। बाकी ओवरऑल यार स्पिन के अगेंस्ट तो उसका ये जोनी बेस्टो पिछली बार भी जब 2021 में आया था ये फंसी रहा था। ये भाई वाइट बॉल क्रिकेट में इससे रन नहीं बने, जो कि इसको बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब इसके रन आ तो रहे थे वाइट बॉल क्रिकेट में, लेकिन इंडिया के अंदर आके इसके रन बिल्कुल नहीं आए। तो यहाँ पर अभी तक इंडिया के अंदर जितनी भी इनकी पिछली क्रिकेट रही है, बेकारी क्रिकेट खेली है इन लोगों ने, और बैस बॉल जो है थोड़ा सा जैस बॉल ने ठंडा करा है, और उसके बाद जो है लगे पड़े हैं भाई। मार्कवुड से तो कुछ हो नहीं रहा। मार्कवुड कोशिश कर रहा है कि मैं 150 डाल दूँ, 160 डाल दूँ, लेकिन अच्छा 143 की मैंने एक बॉल देखी बाउंस, क्योंकि पिच के अंदर उतना ज़्यादा बॉल भी थोड़ा स्लो हो गया, पुराना हो गया पिच है स्पिनर्स वाली, ये इतने ज़्यादा इसमें बाउंस होता नहीं, एक्सेसिव बाउंस। जो भी हमारे भी फास्ट बॉलर है, मैं सुनता हूँ इंटरव्यू तो वही कहते हैं कि यार इंडिया में स्पिनर होना ही अच्छा है, क्योंकि 143 वाले बॉलर की भी बॉल कोई बहुत ज़्यादा पड़ के, जिस तरीके से ट्रू बाउंस वाली पिच होती है ना, कि घास वाली पिच हो, बड़ा सेटल डाउन पिच हो, तो वहाँ से पड़ के तेज़ निकलती है, तो वैसा 143-45 की बॉल मार्कवुड की लग नहीं रही कि वो उतना तेज़ फेंक रहा है, क्योंकि जनरली इतनी कोई बाउंस नहीं है पिच के अंदर। तो वो सारी बातें हैं। अगर देखो बहुत ज़्यादा अच्छा इंग्लैंड खेल जाएगा तो चौथे इनिंग में मेरे हिसाब से 160-150 का टारगेट ही दे पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएगा। वहाँ पर ये है कि जायसवाल ने अगर आकर दोबारा से उसी तरीके से इंटेंट के साथ बैटिंग करी, ऊपर से आते हैं, मान लो कि रोहित शर्मा जायसवाल आते हैं, पहले 15 ओवर खेलते हैं वो लोग, और उसमें समथिंग 70-75 रन भी बना देते, तो वहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें। मुझे नहीं लगता यार अब इंग्लैंड का ना इस मैच में कोई वापसी का चांस है। इंग्लैंड को बैठने की ज़रूरत है कि क्या अब ये जो गली मोहल्ले के उठाकर हम स्पिनर लेके आए हैं, ये T20 के स्पेशलिस्ट जो हम लेके आए हैं, जो T20 में भी इनसे बॉलिंग नहीं होती, तो ये टेस्ट में क्या कुछ कर पाएंगे ये सोचना पड़ेगा। बेन स्टोक्स को उल्टा सीधा बोलने से कुछ नहीं होगा। बेन स्टोक्स के पास ना रविंद्र जडेजा है, ना अश्विन है, ना अक्षर है। रोहित शर्मा के पास है। रोहित शर्मा, अब ये कोई प्रिविलेज तो है नहीं, मतलब भाई हमने बनाया प्लेयर, तुम भी बना लो, तुम्हारे यहाँ पे फास्ट बॉलर्स हैं। अब ये है कि तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे घासों वाली पिच दे देंगे और बिल्कुल इंग्लैंड की तरह ठंडी हवा लगेगी पीठ पे, और फिर तुम नाचते हुए आओगे और स्विंग करोगे, और हमारे जो बैट्समैन है बिल्कुल क्लूलेस होंगे, तो वो तो यहाँ पे होगा नहीं। तुम्हें भी थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा।
मैं फिर भी कहूँगा कि बेन स्टोक्स जो है शायद बैटिंग से कुछ कर दे। बेन फोक्स है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो रूट है बस वो उतनी ही इनकी बैटिंग है। केएल राहुल ने ना सबसे बड़ी बात मेरे को अच्छी लगी केएल राहुल की कि अपने शॉट्स पूरे आज सुबह से आके जब भी मौके मिले केएल राहुल ने अपने शॉट्स खेले। देखो केएल राहुल ने कहीं पे भी ऐसा ट्राई नहीं करा कि मैं कोई एक्स्ट्रा वैगेंट शॉट खेलने के लिए जाऊँ। मेरिट में बॉल को खेला, अगर आगे डाली है तो मैं सामने मार दूंगा, अगर शॉर्ट बॉल है तो मैं पुल कर दूंगा, ठीक है। हाँ विकेटों में है तो मैं थोड़ा सा रिस्क लूंगा और मैं कट कर दूंगा। एक एक बॉल तो केएल राहुल ने यार बड़ी क्लोज टू विकेट कट करी है और वहां से पता चलता है कि केएल राहुल जो पीछे 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 घुस के खेलता है तो सही में उसके पास वो बैकफुट का जो गेम है प्रॉपर है। और जब फ्रंट फुट पे आके प्रेस करके डिफेंस करना होता है तो वहां पर भी केएल राहुल मतलब ऐसा पीछे नहीं दिखता बिल्कुल भी। यही चीज जॉनी बेस्टो के साथ था कि वो सोच रहा था मैं पीछे 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 खेलता रहूंगा, पीछे उसकी कवर जो है खोद दी फिर अक्षर पटेल ने। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यार स्पिन की क्वालिटी में ही हम बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं इन लोगों से। फील्डिंग बड़ी अच्छी करी आज पूरे दिन इंग्लैंड ने, जहाँ पर भी थोड़ा बहुत भी मौका मिला है तो स्प्रिंट करके चाहे वो ग्राउंड फील्डिंग हो वो अच्छा लगा है देख के कि भाई फील्डिंग में एटलीस्ट होस्ट टीम जो आप चैलेंज करोगे तो कहीं से पिचेस पे आपको समझ में नहीं आ रही या फिर बॉलिंग में आपका कुछ नहीं है तो एटलीस्ट आप फील्डिंग में चैलेंज कर रहे हो। मेरे हिसाब से ये वाला सेशन जो है मुझे लगता है कि ये सेशन शेयर्ड भी हो सकता है, मतलब 2 से 3 विकेटें गिर सकती है सेशन के अंदर, लेकिन इंडिया ओके सॉर्ट ऑफ रन कर सकता है 100 समथिंग रन, तो 100 अबव रन इंडिया कर लेगा। और 2 से 3 मुझे ऐसा लगता है कि इस सेशन के अंदर विकेटें गिर सकती हैं। शेयर्ड सेशन मुझे ऐसा लगता है कि होगा और अगर 100 रन भी बनते हैं तो इंडिया बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएगा क्योंकि वो 150 समथिंग की जो लीड होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे। इन लोगों ने अब तक भी जैसे हाँ अब वो वाला पॉइंट है कि अगर इंग्लैंड को मिल जाती है चीज़ें तो वहाँ पर कैपिटलाइज कर ले और एकदम से जैसे हमने इनको आकर होपलेस कर दिया था तो शायद ये भी शुरुआत से अटैक थोड़ा सा और अटैक करके खेले तो शायद एक अच्छी पार्टनरशिप लग जाए, वो आप नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें जारी होती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर इंडिया ने शायद अपना स्टैंप कर लिया अथॉरिटी के, अब ये मैच अपना है। तो यही है, बाकी ये जडेजा आपने 100 कर लिया यार, बढ़िया है, उसके बाद सेलिब्रेशन भी देखने के लिए मिलेगी।